A very good afternoon to all of you. My name is Rakesh Sirauta and welcome all of you to English by Rakesh Sirauta. बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। कुछ उसमें प्रिंसिपल्स अभी भी बाकी है, तो ये पार्ट 2 है, इसमें सारे प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। क्योंकि कल आपका एग्जाम है, इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि आपको जितना जल्दी हो सके ये पहले रिकॉर्ड करके ये चीज़ आपके पास पहुंच जाए और रिकॉर्ड फॉर्म में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि लाइव के अंदर आपको पता है कि हम आराम से चीज़ों को करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ा सा टू द पॉइंट बात कर लेंगे और मैं आपको आसानी से सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो ये अपन पार्ट 2 की बात करें, इसके साथ ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिल जाएगा। आप ध्यान लगाना, एक एक शब्द के ऊपर जो बोलता हूँ बारीकी के साथ आपको समझना है। ये सारी जो आपके पास में चीज़ें हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। चैनल पे जाके आप लिस्ट जो लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे टीचिंग मेथड का एक फोल्डर है, वहाँ पे सारे टीचिंग मेथड मिल जाएंगे। ग्रामर के फोल्डर में ग्रामर मिल जाएगी, तो बहुत फायदा होने वाला है। बहरहाल आपका एग्जाम है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा। अपन चलेंगे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो देखिए, ये जानकारी आपको पता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये ग्रुप है इंग्लिश बाय राकेश राउत, उसको ज्वाइन करके पीडीएफ यहाँ से ले सकते हो। आगे आपके पास में देखिए 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल कर लिया था। आज अपन 16 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इनमें से कौन सा है, कभी कभी आपसे नाम भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा है जो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने का प्रिंसिपल है। पहला, इमिटेशन, ये सिद्धांत है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, इमिटेशन तो होता है। दूसरा है लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट, क्या ये प्रिंसिपल है? ये भी बिल्कुल सही होता है। और तीसरा आपके पास में प्रेजेंट लैंग्वेज इन बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। अब सुन लो, देखो क्या है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना। देखिए, लैंग्वेज को अपन तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि हम किसी चीज को देखकर उसका अनुकरण ना करें। तो इमिटेशन में ये होता है कि अपन इंटेंस प्रैक्टिस करते, इमिटेट करते, अनुकरण करते और उस अनुकरण करके हम उस भाषा को जल्दी बोलना सीख जाते। तो इमिटेशन का मतलब है किसी चीज का क्या करना, अनुकरण करना, और उसके बाद में उस सेंटेंस को या उस लैंग्वेज को सीखना। ये बात तो ठीक है। लैंग्वेज पैटर्न्स इज हैबिट, ये बोला जा रहा है कि भाई जो लैंग्वेज के पैटर्न है ना, जैसे आपको इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश सिखाने के जो पैटर्न्स है ना, उनको आप हैबिट के अंदर प्रयोग करो, इंटेंस प्रैक्टिस उसको करो। जब तक आप उसको हैबिट नहीं बनाओगे ना, जैसे मान लो एक्चुअल में क्या है कि आप क्लास के अंदर आते हो, आपने 1 घंटा पढ़ा, आपने क्लास तक तो इस चीज को आपने ठीक है, लेकिन फिर आप इसको भूल गए, तो वो चीज में नहीं सीखी जाएगी। आप जो लैंग्वेज के पैटर्न सीखते हो ना क्लास के अंदर, या जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको आप किसके अंदर डालो, हैबिट के अंदर डालो, आदत बनाओ, डे टू डे लाइफ में उसका प्रयोग करो, ताकि जब भी आप कहीं पर भी जाओ तो, और याद रखना आदत जब चीज बन जाती है फिर उसके बाद में वो नहीं छूटती है। तो हमें लैंग्वेज के जो पैटर्न है उसको हैबिट के मतलब एक आदत बना के उसको हमेशा प्रयोग करना चाहिए, ये सिद्धांत है। प्रेजेंट लैंग्वेज इन बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ये बिल्कुल सही कहा कि लैंग्वेज है ना, जो भाषा उसको प्रेजेंट करो, प्रस्तुत करो। किसमें? ऐसे नहीं कि बच्चे को शुरुआत में आपने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, नहीं। हिंदी अपनी हिंदी है, वो तो मदर टंग है। तो एक्चुअली हिंदी में तो एक बच्चा जो मदर टंग होती है उसमें तो एक बड़ा सेंटेंस का जो पैटर्न वो समझ सकता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज है, कोई टारगेट लैंग्वेज है, तो सबसे पहले उसको क्या बेसिक सेंटेंस पैटर्न बढ़ाओ, फिर धीरे 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 उसको अलग से आप बता सकते हो। क्योंकि एक शॉर्ट अटरेंस से बच्चा वो हमेशा पास ऑन करता है लॉन्ग स्ट्रक्चर पे। तो पहले आपको एक शॉर्ट छोटे या बेसिक स्ट्रक्चर आपको या पैटर्न पढ़ाने, उसके बाद में आपको बच्चे को आगे और भी चीजें पढ़ानी है। ये सारे सिद्धांत सही है, यानी इसका आंसर होगा डी। अगला जो आपके पास में है और जो मैं बता रहा हूं ना एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पूछ लेगा इमिटेशन का मतलब है, पूछ लेगा कि यहाँ पे जो ग्रेडेड पैटर्न्स का मतलब क्या है, सारी चीजें पूछी जा सकती है, इसलिए बता रहा हूं मैं सारी चीजें। आगे देखो, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड पैटर्न्स मीनिंग। तो या मीन कि व्हाट डज द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल आपके पास में होता है, कौन सा? द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड पैटर्न। ये भी इंग्लिश पढ़ाने का एक प्रिंसिपल होता है, और इसका मतलब क्या होता है यहां पे दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके पास में क्या है? जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड पैटर्न है ना, इसका मतलब क्या? पहला ऑप्शन है लैंग्वेज पैटर्न शुड बी टोट ग्रेजुअली। तो बिल्कुल क्या है, ये बात सही है कि जो लैंग्वेज पैटर्न्स है, आप जो भाषा पढ़ा रहे हो उसके जो पैटर्न्स है ना, शुड बी टोट, उसको पढ़ाया जाना चाहिए ग्रेजुअली। बिल्कुल सही है, ग्रेजुअली पढ़ाया जाना चाहिए, सही बात है। इन क्यूमुलेटिव ग्रेडेड स्टेप, क्यूमुलेटिव का मतलब है संचयी रूप से, धीरे धीरे बढ़ते 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 स्टेप्स एक साथ। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साथ सारे स्टेप्स पढ़ा दिए, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो आपको क्यूमुलेटिव यानी संचयीमान तरीके से धीरे धीरे बढ़ते 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 बच्चे को पढ़ा देना चाहिए उस ग्रेडेड पैटर्न या ग्रेडेड स्टेप्स के, मतलब स्टेप्स के अंदर आपको धीरे 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 करके पढ़ाना चाहिए। ये ग्रेडेड पैटर्न की पहली विशेषता तो सही। दूसरा क्या देखिए, द टीचर शुड एड ए न्यू एलिमेंट टू द प्रीवियस वन। बिल्कुल सही है,
कि टीचर को क्या करना चाहिए, नया एलिमेंट पढ़ाना चाहिए, लेकिन कब, जब प्रीवियस आपको पढ़ा दिया, यानी पहले आपको पढ़ा दिया, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आप पुराने का तो कोई मतलब ही नहीं, आप नए 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 इंट्रोड्यूस, नो, जब आपने उसका बेस पढ़ा दिया ना, उसके बाद में नए एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सही है। तो सबसे पहले जो प्रीवियस है ना, जो पहले वाला वन है, उसके बाद में आपको क्या है कि नया एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना, मतलब बेस उसका तैयार करके उस बेस के ऊपर आधारित एक नया एलिमेंट आपको पढ़ाना है। ये बात बिल्कुल सही है। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ग्रेडेड पैटर्न से कोई भी एक विशेषता पूछ लेगा आपसे। अगला क्या है, न्यू पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस विद द वोकैबुलरी दैट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। बिल्कुल सही है कि हमेशा आप जब नए पैटर्न्स आप बच्चों को दे रहे हो लैंग्वेज को पढ़ाने के, तो उनको तभी दो, तभी वो चीजें उनको इंट्रोड्यूस करो, तब बच्चों को ऐसी वोकैबुलरी आ रही है जो वोकैबुलरी वो ऑलरेडी जानते। जैसे मान लो आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो लैंग्वेज में वोकैबुलरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप है ना ऐसे सेंटेंस बनाओ जिसमें ऐसी वोकैबुलरी हो जो बच्चों को पहले से आती है, ताकि उस वोकैबुलरी का प्रयोग करके बच्चा आगे सेंटेंस बना पाए। इसका मतलब है नोन टू अननोन की तरफ आपको चलना है। नोन का मतलब क्या है, वो वोकैबुलरी जो बच्चे को पहले आ रही है, अब आपको क्या करनी है, अननोन की तरफ बढ़ना, जो आपको नहीं आ रहा। तो याद रखना, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड पैटर्न है ना, उसकी सारी की सारी विशेषता है, ये सारी शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कौन सा इनमें से है जो इंग्लिश पढ़ाने का क्या है, प्रिंसिपल है। तो जो पहला आपके पास में है, पहला आपके पास में लिखा हुआ है द मल्टीपल लाइन अप्रोच, क्या ये प्रिंसिपल होता है? ये बिल्कुल सही कहा, मल्टीपल लाइन अप्रोच या प्रिंसिपल, ये टीचिंग मतलब इंग्लिश को पढ़ाने का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। लैंग्वेज हैबिट थ्रू लैंग्वेज यूजिंग, बिल्कुल सही है, ये भी प्रिंसिपल आपके पास में होता है कि लैंग्वेज को हैबिट के तौर पे आपको बनाना, और वो भी कैसे, यूज करते हुए, अभी बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, ये भी आपके पास में क्या होता है, सिद्धांत होता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, ये भी आपके पास में सिद्धांत होता है, बिल्कुल सही है। द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच ये कहता है कि देखिए, मैं आपको ये कहूं कि उद्देश्य एक हो सकता है, उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो उद्देश्य आपका क्या है, विदेशी भाषा को सीखना, फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, टारगेट लैंग्वेज को सीखना, तो उसके लिए कोई एक ही लाइन नहीं हो सकती, उसके लिए मल्टीपल लाइन हो सकती है। मतलब आपका डेस्टिनेशन तो एक ही है, लैंग्वेज को सीखना, लेकिन आप उसके लिए अलग अलग लाइन की, अलग अलग अप्रोच का प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल सही है। आपको एक ही लकीर का फकीर नहीं बनना है, आप मल्टीपल लाइन अप्रोच का प्रयोग करके उस लैंग्वेज को सीख सकते हो, उस उद्देश्य तक जा सकते हो, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपके पास में क्या कि लैंग्वेज हैबिट थ्रू लैंग्वेज यूजिंग, बिल्कुल, लैंग्वेज को अगर आपको सीखना तो आप हैबिट बनाइए, और हैबिट कैसे बनाओगे, उसको बार बार यूज करके, जब आप क्लास से बाहर जा रही हो तो उसको बोलिए, यूज करिए। जब तक आप लैंग्वेज को यूज नहीं करोगे, अच्छे लैंग्वेज नहीं आ पाएगी, तो लैंग्वेज को आप हैबिट बनाइए, और वो भी किसके माध्यम से, लैंग्वेज यूजिंग। द प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, बिल्कुल ये भी आपके पास में सिद्धांत है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, मतलब अपने आप को एक्सपोज करिए लैंग्वेज के प्रति, ऐसे नहीं कि बस वहां पे जहां आपको पढ़ा है वहीं तक सीमित है, नए नए इनोवेशन कीजिए, अपने आप को एक्सपोजर दीजिए, बहुत सारे अन्य ऑब्जेक्ट्स का सहारा लेके लैंग्वेज को सीखिए। इसका मतलब है कि सारे के सारे आपके पास में क्या है, सारे के सारे आपके पास में वो है प्रिंसिपल जिनसे अपन इंग्लिश को सिखा सकते हैं ना। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आगे वाला जी कि आपके पास में क्या है, which one is not the criterion for the selection of structure, मुझे बताइए कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। जब अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं जो है ना, संरचना जो होती है स्ट्रक्चर, उसको जब अपन उसका चुनाव करते हैं तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर है वो यूजफुल होने चाहिए, बिल्कुल यूजफुलनेस तो होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ये बात सही है, सिंप्लिसिटी और टीचेबिलिटी के लिए के अनुसार भी सही होना चाहिए, लेकिन इसमें फैमिलियरिटी ट्रिप नाम का कोई वर्ड आता नहीं है, तो इसका गलत आंसर है। जो स्ट्रक्चर है ना, और स्ट्रक्चर का जब अपन सिलेक्शन करते हैं तो एक तो यूजफुलनेस, यानी वो यूजफुल है या नहीं, वो कितना प्रोडक्टिव है, वो कितना सिंपल है और कितना टीच करने योग्य है, ये सारी चीजों का याद रख ले। लेकिन फैमिलियरिटी जो ट्रैप है इसका कहीं पे जिक्र नहीं होता है। आगे क्या है देखिए, द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन इज रिलेटेड टू, तो अपन अगर कहीं पर भी कंपोजिशन पढ़ाएंगे किसी बच्चे को तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो लिसनिंग से होगा, वो स्पीकिंग से होगा, वो रीडिंग से होगा, या राइटिंग से होगा। तो सभी को पता है कि लिसनिंग का मतलब सुनना है, बोलना है, पढ़ना और लिखना है, लिखने से होगा। क्यों? क्योंकि आप कंपोज कर रहे हो। कंपोज का मतलब आप कंपोजिशन आप समझते हो ना, जहाँ पे यू हैव टू राइट समथिंग, जैसे आपको ऐसे लिखना है ना, आपको निबंध वगैरह कुछ लिखना है, आपको लेटर राइटिंग वगैरह करना है। तो ये जो कंपोजिशन है ना, वो किससे रिलेटेड होगा बताओ? कंपोजिशन मतलब जो लेखन है वो किससे, राइटिंग से संबंधित होगा। कई बार ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है। अगला सवाल आपके पास में क्या है, द टर्म लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है
उस वर्ड से कौन सा वर्ड है जहां से ये लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहली बात तो ये लेटिन शब्द है, ये क्या लिंगना या लिंगुआ या लिंगुआ या लिनांगू, तो सही आंसर इसमें सी है। ये भी आपसे रीड में पूछ लिया गया था। एक वर्ड है लिंगुआ एंड दिस लिंगुआ वर्ड इज कौन सा लेटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है लैंग्वेज, तो ये याद रखना वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट एस्पेक्ट नहीं है लैंग्वेज लर्निंग के। तो यहाँ पे कुछ दे रखे, बताइए कौन सा इनमें से एस्पेक्ट नहीं है। जब अपन करेक्ट एस्पेक्ट है लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो कौन सा नहीं है, बताओ। तो बताओ, पहला आपके पास में सिमेंटिक एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट तो होता है, याद रखना सिमेंटिक एस्पेक्ट के अंदर क्या होता है, सिमेंटिक का मतलब ही क्या होता है, मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब ही क्या होता है, मीनिंग होता है, याद रखना। सिमेंटिक याद रखना, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट नहीं है। तो सिमेंटिक का मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। तो यहां पर आप याद रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ही लिख देता हूँ पूरा, देखिए ताकि आपको एक साथ मिल जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। जहां पर मीनिंग की बात करते हैं ना, याद रखना वो आपके पास में क्या होता है, सिमेंटिक होता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग आपके पास में सिमेंटिक एस्पेक्ट, ये तो लैंग्वेज का एस्पेक्ट होता है। फोनेटिक एस्पेक्ट, इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन आता है, ये आप याद रखना, प्रोनाउंसिएशन आता है, तो ये सबको पता है। फिर एक ग्राफिक, तो ग्राफिक के अंदर आपके पास में क्या जाएगा, रिटन आ जाएगा। रिटन जो एस्पेक्ट है वो आता है लैंग्वेज का। ग्रामेटिकल, ये तो तीनों होते हैं, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट नहीं होता, जो एक एस्पेक्ट और होता है 4 नंबर, और वो आपके पास में होता है फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। तो ये भी आप याद रखना, एक और होता है आपके पास में फोनेटिक, फोनेटिक कम, और ये हो जाएगा ग्राफिक, फोनेटिक कम ग्राफिक, ये भी एस्पेक्ट होता है। और इस एस्पेक्ट में क्या होता है बताओ, ग्राफिक, फोनेटिक कम ग्राफिक, ये भी एस्पेक्ट होता है आपके पास में लैंग्वेज का, ग्राफिक एस्पेक्ट। इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, रीडिंग के ऊपर बात की जाती है, रीडिंग के बारे में बात की जाती है। तो लैंग्वेज के आपके पास में 4 एस्पेक्ट्स होंगे। सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है जो आपके पास में अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, फोनेटिक एस्पेक्ट होता है जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ग्राफिक होता है जो आपके पास में राइटिंग या रीडिंग फैक्टर से, और चौथा आपके पास में होता है फोनेटिक कम ग्राफिक जो कि रीडिंग से संबंधित होता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड, भाई जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसको किसी भी भाषा का क्या कहा जाता है, क्या वो सोल आत्मा है, क्या हार्ट हृदय है, पल्स है, या फिर ब्रेन है। आप सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्रामर को किसी भी भाषा की क्या कहा जाता है, सोल कहा जाता है, यानी वो आत्मा है। ग्रामर की अगर शरीर आपकी कोई लैंग्वेज है तो उसकी आत्मा क्या होगी, फिर आपकी आत्मा होगी, आपके क्या मतलब सेंटेंस की आत्मा क्या होगी, उस लैंग्वेज की आत्मा क्या होगी, ग्रामर होगी। आगे लिखा हुआ रीडिंग टेक्निक्स आर ओ, बताइए रीडिंग इनमें से कौन कौन सी है जो रीडिंग टेक्निक्स है, रीडिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स है। सही आपने कहा, देखिए इसका आंसर होगा ये है, क्यों, इसका बहुत ये हो जाएगा। स्किमिंग भी होता है और स्कैनिंग भी होता है। अब आप जरा पढ़ लो, ये जो स्किमिंग है ना, इसको अपन जिस्ट रीडिंग भी बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा याद रखना, पूछ ले तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। क्या होता है, देखो क्या है, स्किमिंग जिस्ट रीडिंग भी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, केवल हम उसका ओवरव्यू जानने के लिए, मोटा मोटा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो जानने के लिए जब हम रैपिडली पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं स्किमिंग। जैसे सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, स्किमिंग होता है। क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर को आप डिटेल से नहीं पढ़ते हो, वो जो आपने पेरा देखा, आपने ऊपर से पढ़ा, हेडिंग पढ़ी, थोड़ा सा बीच में से पढ़ा, थोड़ा सा और नीचे से पढ़ा, फिर अंत में पढ़ा, और आपने मोटा मोटा अनुमान लगा लिया कि इसके अंदर ये लिखा हुआ, ये बात है। तो जब आप एक ओवरव्यू, जनरल व्यू ले लेते हो ना किसी टेक्स्ट का, पूरा डेप्थ में जाने के बजाय केवल उसका ओवरव्यू आपने ले लिया, तो उसको स्किमिंग बोलते हैं। ये रैपिड होती है, तो इसको अपन जिस्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सार निचोड़ आ जाता है उस चीज का। दूसरी होती है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग में क्या होता है कि हम किसी टेक्स्ट को इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि हमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है, इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो अपना ध्यान हमेशा उसी चीज के ऊपर होता है जो आपको ढूंढना होता है। मैं ये कह सकता हूं, जैसे डिक्शनरी में से एक वर्ड को ढूंढना, जैसे आपको गो वर्ड ढूंढना, जी ओ गो, तो आप पेज पलटते जाओगे जल्दी, जैसे गो आएगा आप रुक जाओगे। तो जब आप कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन, कोई डेटा, कोई फिगर, कोई आंकड़ा आपको ढूंढना है, और उस आंकड़े को मन में रखकर जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, आपका ध्यान होता है उस इंफॉर्मेशन पे जो कि आपको ढूंढनी है, तो उसको अपन बोलते हैं स्कैनिंग। ये आपके पास में स्कैनिंग होती है, ये आपके पास में रीडिंग की टेक्निक्स होती है।
आपके पास में अगला क्या है, माइन्यूट एंड डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड, कि हम माइन्यूट और डिटेल स्टडी है टेक्स्ट की, उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग होगी, इंटेंसिव होगी, स्पीड रीडिंग होगी। तो याद रखना माइन्यूट का मतलब है सूक्ष्म, और डिटेल बिल्कुल गहराई में जाके जब अपन किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग भी होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग भी होती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग का उद्देश्य होता है टाइम पास, मतलब आप कह सकते हो कि प्लेजर के लिए, आपको त्वरित कोई मतलब आपको इंस्टेंट कोई प्लेजर चाहिए, जैसे मान लो आपका टाइम पास नहीं हो रहा है और आपने कहा कि यार ये नोवेल पढ़ लेता हूं, मेरा टाइम भी निकल जाएगा और मुझे थोड़ा आनंद भी मिल जाएगा। तो ये याद रखना, एक्सटेंसिव जो रीडिंग होती है वो माइन्यूट और डिटेल नहीं होती है, इसका कोई विशेष पर्पज नहीं होता, याद रखना कोई बहुत बड़ा पर्पज नहीं, बस पर्पज इतना ही है कि आपको प्लेजर मिल जाए ना। तो याद रखना इसमें तो क्या होता है, प्लेजर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, आपको क्षणिक प्लेजर चाहिए, आपने पढ़ा आपको अच्छा लगा तो ये इसका काम हो गया। इंटेंसिव रीडिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पर्पज होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक पर्पज होता है। जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल माइन्यूट सूक्ष्म तरीके से डिटेल में पढ़ रहे हो, तो ये इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगी। क्यों, इंटेंसिव रीडिंग इज डन विद अ पर्टिकुलर पर्पज, किसी पर्पज को लेकर किया जाता है और इसके अंदर बहुत अच्छे तरह से पढ़ा जाता है, तो इंटेंसिव रीडिंग ये होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में कि द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी होता है इन इंग्लिश टीचिंग इंक्रीज, क्या बढ़ा देता है, किस चीज की क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो आप जब एक्टिविटी करोगे तो लर्निंग थ्रू क्रैमिंग, क्या रटोगे, नो, लर्निंग बाय टीचर्स, नो। तो सही आंसर क्या, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि एक्टिविटी का मतलब ही क्या है कि करके सीखना, तो बहुत आसान है, लर्निंग बाय डूइंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपके पास में वो कि द प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, जो फोनोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है। तो फोनोलॉजी का मतलब फोनेटिक्स आप वैसे ही देख सकते हो, तो क्या रिटन वर्ड्स या फिर रीडिंग राइटिंग से, कि नो, ये है हियरिंग साउंड्स, ये साउंड्स के ऊपर है, एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज इसके ऊपर आधारित है। कौन सा, द प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फोनेटिक्स से इसको रिलेट करके सीख सकते हो। अगला जो आपके पास में क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लैक्सिकल, ये जो आपके पास में लैक्सिकल सीक्वेंस है ये क्या होती है। तो देखिए सीक्वेंस की बात करें, आपको मैंने कल वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि सीक्वेंस कितने प्रकार की होती है, जाके पढ़ना आपको पता चल जाएगा। तो लेक्सिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इट इज डन अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स। नो 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 नो, मीनिंग जहां पे आ गया वहां पे तो होता है सिमेंटिक, वहां पे तो क्या होता है, सिमेंटिक होता है। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या, इट इज रिलेटेड टू द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दैट विच वर्ड फॉलो विच वर्ड, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। लेक्सिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपर सीक्वेंस बताती है वर्ड्स की कैसे, कि कौन सा वर्ड किसके बाद में आएगा, ये बात सही है। सीक्वेंस इन कंपाउंड सेंटेंस का कोई जिक्र नहीं होता है, कंपाउंड या सिंपल कॉम्प्लेक्स इनका कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर बी होगा। अगला है द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ, भारत के अंदर इंग्लिश का क्या रोल है, क्या ये फर्स्ट लैंग्वेज है, क्या फॉरेन लैंग्वेज है, क्या सेकंड लैंग्वेज है, या फिर मदर टंग है। तो आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, द सेकंड लैंग्वेज। आप यहाँ पर हमेशा याद रखना, मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। तो इंडिया के अंदर देखो इंग्लिश के क्या क्या रोल है। देखो पहली बात तो याद रखना कि यहाँ पे इसको इंग्लिश के दो, अगर आप एनसीएफ की बात करो, अगर आप एनसीएफ की बात करो 2005 की बात करो, तो इसके अनुसार तो इंग्लिश है, इसके अनुसार जो आपके पास में इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ये याद रखना आप, है ना। और अगर मतलब चारों ऐसे ऑप्शन आ जाए ना कि द रोल क्या, तो वैसे फॉरेन लैंग्वेज तो और भी तो बहुत है, चलो इंग्लिश को मान लो कि फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन सबसे अगर आपको सटीक ऑप्शन है ना तो इंग्लिश को भारत के अंदर सेकंड लैंग्वेज। अब सुनो एक बार, देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो इंग्लिश और भारत में सेकंड लैंग्वेज तो है, लेकिन इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोलते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के लिए मैं 3 वर्ड बता देता हूँ। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है, इंडिया के अंदर जो दर्जा सेकंड लैंग्वेज का है, लेकिन इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। और इंग्लिश एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ये याद रखना। आपसे पूछा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है, तो ये भी वर्ड आप याद रखना, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका भी दर्जा है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, एसोसिएट मतलब उसके साथ। आपको पता ना जब इंडिया आजाद हुआ बहुत सारी एक बड़ी कहानी है, लेकिन आप मोटा मोटा यही समझ लो कि इसको जो दर्जा है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का भी है। तो ये भी आपके पास में और सेकंड लैंग्वेज भी है, और ये आपके पास में क्या है, ये भी है, ग्लोबल लैंग्वेज भी है। अगला क्वेश्चन आपके पास में कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए विजुअल एड, विजुअल एड कौन सा नहीं है। तो ब्लैक बोर्ड, विजुअल रेडियो,
चार्ट, नन ऑफ दिस। या रेडियो नहीं है, रेडियो क्या ऑडियो है, क्योंकि रेडियो के ऊपर अपन सुनते हैं, विजुअल देखते नहीं अपन। तो ये बात सही है, रेडियो इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो गया। आप बस इस वीडियो को देख लेना और इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, इंग्लिश बाय राकेश राउता ग्राम से ग्रुप है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, खुश हो जाओ क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, सारा कुछ कवर कर लिया, चिंता करने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।